नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां लिखेंगे खबर सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर। स्वास्थ्य विभाग ने किया है एक बड़ा खुलासा। स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा खुलासा। डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट से पता चला दिल्ली में कोरोना नहीं, अन्य कारणों से हुई 70% मौतें। आपको बता दें, डेथ ऑडिट कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के अस्पतालों में मरने वालों के जब चिकित्सकीय दस्तावेज की समीक्षा की गई तो पता चला कि बहुत कम लोगों की मौतें कोरोना के संक्रमण से हुई हैं। प्राथमिक कारण कुछ और मिला। खबर विस्तार से। दिल्ली में ज़्यादातर मौतों के पीछे कोरोना महज एक संयोग रहा। डेथ ऑडिट कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी के अस्पतालों में मरने वालों के जब चिकित्सकीय दस्तावेज की समीक्षा की गई तो पता चला कि बहुत कम लोगों की मौतें कोरोना संक्रमण के कारण हुई हैं। अधिकांश मौतों के पीछे कोरोना संक्रमण एक महज संयोग रहा है। अलग अलग हादसों में घायलों की भी मौत हुई, जिनमें से कुछ कोरोना संक्रमित थे। रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से अब तक करीब 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से करीब 1/4 मौतों के पीछे कोरोना संक्रमण एक कारण रहा, लेकिन 70% मौत किसी अन्य कारणों के चलते हुई है। इनके अलावा बकाया 5% को अन्य श्रेणी में रखा गया है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से 18 अप्रैल के बीच दिल्ली में कुल 905 लोगों की मौत हुई है। इनमें 227 मौतें कोरोना संक्रमण से हुई, जबकि बाकी 681 मौतों में कोरोना संक्रमण मुख्य कारण नहीं था। कमेटी के एक सदस्य और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि साल 2020 में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के पीछे कारण पता करने के लिए डेथ ऑडिट कमेटी बनाई गई। कमेटी के पास सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की जानकारी एकत्रित होती है और फिर उनके चिकित्सकीय कागजों की समीक्षा के आधार पर यह तय किया जाता है कि उक्त के पीछे संक्रमण सीधे तौर पर कारण है अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 और 2021 में स्थिति कुछ और थी, लेकिन इस साल वे लगातार देख रहे हैं कि अस्पतालों में मरने वालों में कोरोना केवल एक संयोग के रूप में ही दिखाई दे रहा है। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो इन लोगों की मौतें दूसरी बीमारियों या अन्य कारणों के चलते हुई हैं। कमेटी के अनुसार इस साल 13 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 691 लोगों की मौत हुई हैं। इनमें से 152 मौतें सीधे तौर पर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई हैं, लेकिन 530 लोगों की मौत में कोरोना मुख्य कारण नहीं था। इस दौरान 9 ऐसी भी मौतें हुई हैं जिन्हें दर्ज किया गया है, जिन्हें ट्रामा सेवा के लिए भर्ती किया गया था। यह हादसे में घायल, आग में झुलसे इत्यादि केस से जुड़े हैं मामले। इनमें से 9 मामले ऐसे थे जो कोरोना संक्रमित भी थे। इनकी मौत के पीछे कोरोना कारण नहीं था। इसी तरह 4 फरवरी से बीते 18 अप्रैल के बीच 214 लोगों की मौतें हुई हैं।
जिनमें 139 मौत के पीछे कोरोना एक संक्रमण संयोग था, जबकि 75 मौतों में संक्रमण प्राथमिक कारण बना। डॉक्टरों के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के अलावा इस साल जनवरी के दौरान हर सप्ताह औसतन 25 से 35 लोगों की मौत दर्ज की गई। 9 से 15 फरवरी के बीच 69 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसके बाद संक्रमण के साथ कम होती चली गई। बीते 3 मार्च से हर सप्ताह दिल्ली में औसतन 2 से 3 लोगों की मौत दर्ज की गई। 13 से 18 अप्रैल के बीच 2 लोगों की मौत हुई है। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि टीकाकरण के जरिए संक्रमण काफ़ी हल्का हुआ है, साथ ही मौत का जोखिम भी कम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। स्वरा भास्कर ने पहनी इतनी छोटी ड्रेस, बार बार हाथ से ढकने पर भी दिख गया सब कुछ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें देखा गया है कि एक्ट्रेस अपनी ड्रेस को लेकर कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं। कई बार देखा गया है जिसके बाद उन्हें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है, और इस तरह की हरकतें YouTube पर बड़ी संख्या में देखी गई हैं। अब ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और हमेशा सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोलती नजर आती हैं, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वह अपनी ड्रेस को लेकर असहज महसूस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। शिवसैनिकों का हिंसक प्रदर्शन, किरीट सोमैया की गाड़ी पर फेंकी बोतलें, चेहरे पर लगी चोट। आपको बता दें, मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। मुंबई में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनकी आज रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेशी होने वाली है। उन पर आईपीसी की धारा 153(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा नवनीत राणा द्वारा शिव सैनिकों के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार नवनीत ने क्या कुछ कहा, जानते हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि रणनीति के तहत हमारे खिलाफ बयानबाजी की गई है, उकसाने का प्रयास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जान से मारने की कोशिश करने की बात भी की गई है। बताया जा रहा है कि नवनीत और रवि जमानत के लिए भी कोई आवेदन नहीं देने वाले हैं। जोर देकर कहा गया है कि उन पर झूठे आरोप लगे हैं। नवनीत के वकील ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि बिना किसी नोटिस के ये गिरफ्तारी की गई है। उनके मुताबिक एक नोटिस कल जारी किया गया था, उसके बाद से ही उनके क्लाइंट घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन फिर भी आज उनकी गिरफ्तारी की गई। वकील द्वारा ये भी जानकारी दी गई है कि हर साल नवनीत द्वारा उनके इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर पंडाल लगाया जाता है। इस बार बस क्योंकि अमरावती की जगह कालंगर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, नवनीत की गिरफ्तारी हो गई। खार पुलिस स्टेशन में नवनीत और उनके पति का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया गया है। डॉक्टर की टीम स्टेशन से बाहर निकल चुकी है। वहीं उनसे मुलाकात करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी आए थे। मुलाकात के बाद जब वे खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। किरीट की गाड़ी पर बोतलें फेंकी गई,
बाद में किरीट ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस प्रदर्शन की वजह से वे चोटिल हो गए हैं। उनके चेहरे और आंख के नीचे चोट आई है। अब जानकारी ये भी आ रही है कि शिव सैनिकों ने राणे दंपत्ति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद खार पुलिस नवनीत को थाने ले गई थी। शिव सैनिकों ने थाने में शिकायत देकर कहा कि उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है। राणा दंपत्ति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई। एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। रक्षक बना भक्षक, पुलिसकर्मी ने किया मूक बधिर किशोरी का यौन उत्पीड़न। आपको बता दें कि अब एक बार फिर रक्षक ही भक्षक बनने वाला काम एक सिपाही ने कर दिया। कोलकाता में एक दिव्यांग मूक बधिर किशोरी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप एक सिपाही पर लगा है। बंगाल में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। एक के बाद एक मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है और अधिकांश मामलों में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो पिछले 8 माह में 11 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप चुकी है, जिसमें से एक दुष्कर्म का भी मामला शामिल है। वहीं 5 मामले की जांच के लिए आईपीएस दमयंती सेन की निगरानी में कमेटी बनाई गई है। अब एक बार फिर रक्षक ही बनने वाला काम एक सिपाही ने कर दिया। कोलकाता में एक दिव्यांग मूक बधिर किशोरी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप एक सिपाही पर लगा है। आरोप में कोलकाता पुलिस के एक सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार शाम को दिव्यांग किशोरी अपनी मां के साथ अल्टाटांगा इलाके में ऑटो रिक्शा में सवार थी। आरोपी सिपाही भी उसी ऑटो में सवार था, यात्रा कर रहा था। आरोप है कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल देबू मंडल ने यात्रा के दौरान ही बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। लड़की के मामले की जानकारी अपनी मां को दी तो उसने 100 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस आई और शिकायतकर्ता व आरोपित को मानिक तल्ला थाने ले गई। उसके बाद मानिक तल्ला थाने की पुलिस ने उस आरोप के आधार पर सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि गिरफ्तार कांस्टेबल कोलकाता पुलिस के रिजर्व फोर्स का सदस्य है। उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मियों के इस व्यवहार से हर कोई हैरान है। इस समय पिछले कुछ माह से राज्य के अलग अलग हिस्सों से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस पर पूरे मामले को छिपाने का प्रयास करने का भी आरोप है। इस बार एक पुलिसकर्मी पर सार्वजनिक परिवहन पर एक मूक बधिर लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट कोलकाता। एक बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में चुनाव की रणनीति की तैयारी। चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा 4 मई से अगले 6 महीने तक बिना रुके काम करने का संदेश। आपको बता दें, राज्य पहले ही चुनावी मोड़ पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने पिछले 2 महीने में 2 बार दौरे किए हैं। खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अभी से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को 4 मई के बाद अगले 6 महीने तक बिना रुके लगातार काम करने को कहा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को गुजरात में अगले बड़े चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। गुजरात चुनाव से पहले मई में सिर्फ 4 दिन का विराम। पाटिल ने
ANI को बताया, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का कैडर सक्रिय हो और यही एक कारण है कि हमने फैसला किया है कि 1 मई को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 1 मई से 4 मई तक कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले एकमात्र विराम होगा जो पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। पाटिल ने आगे कहा कि अगले 6 महीनों तक बिना रुके काम करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ संदेश देना होगा और यही संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। गुजरात में न केवल राज्य और केंद्र के भीतर के राजनेता बल्कि ब्रिटेन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और प्रविंद कुमार जगन्नाथ सहित विदेशी नेताओं के यहाँ दौरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य का दौरा किया है, जो गांधीनगर से सांसद भी हैं। अगले एक पखवाड़े में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के भी राज्य का दौरा करने और आगामी गुजरात चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार करने की संभावना है। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है और पार्टी अब अपना 6ठा कार्यकाल चाहती है। पीएम नरेंद्र मोदी कुल 21 वर्षों तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री रहे। पिछले साल सितंबर में भाजपा ने एक पूर्ण बदलाव की रणनीति अपनाई और भूपेंद्र पटेल ने राज्यमंडल के पूर्ण बदलाव के साथ साथ मुख्यमंत्री के रूप में विजय रूपानी की जगह ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में पुलिस जीप की टक्कर से स्कूटी सवार छात्र की मौत। स्वजनों का आरोप, नशे में थे पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि मोहनलालगंज गोपालखेड़ा पुल के पास शुक्रवार रात नगराम थाने की जीप से हुआ हादसा। आरोपित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। पीड़ित पक्ष का आरोप, नशे में थे पुलिसकर्मी। मृतक के चाचा का आरोप है कि आरोपित सिपाहियों ने अस्पताल में दी थी धमकी। मोहनलालगंज गोपालखेड़ा में नंदनी ढाबे के सामने शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार जीप ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 17 वर्षीय छात्र रौनक की मौत हो गई, जबकि उसके चाचा अजय पांडे घायल हो गए। घर वालों ने अपकेश ट्रामा सेंटर और KGMU के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उनका कहना है कि जीप सवार पुलिसकर्मी नशे में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 घंटे तक रायबरेली रोड मनी माउंट मार्केट के पास हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। PGI इलाके के सरस्वतीपुरम में रहने वाले अजय पांडे की मनी माउंटा मार्केट में बर्तन की दुकान है। शुक्रवार रात वह स्कूटी से बेटे रौनक के साथ मोहनलालगंज में गोपालखेड़ा के पास स्थित एक रिजॉर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वहां पर अजय के भाई संजय पांडे भी पहुंचे। संजय पांडे ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भाई अजय और भतीजा रौनक स्कूटी लेकर बाहर खड़े थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार पुलिस जीप ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर से भतीजा जीप के नीचे आ गया और भाई सड़क की दूसरी पट्टी पर गिरा। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिसकर्मी ही क्षेत्र स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से दोनों की हालत नाजुक देख उन्हें KGMU ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। शनिवार सुबह रौनक की मौत हो गई, जबकि उनके पिता अजय की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से आक्रोशित परिवारीजन गाड़ी में रौनक का शो लेकर मनी माउंटा मार्केट के पास पहुंचे और सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। घर वालों ने जीप सवार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और
डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, बवाल किया। सूचना पर एसपी कैंट अर्चना सिंह, एसडीएम आनंद सिंह समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने आक्रोशित परिवारजन को समझा बुझाकर शांत कराया और मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लोग शांत हुए और सौ लेकर घर चले गए। दोपहर करीब 2 बजे से शाम 5 बजे तक हंगामा चला। हंगामे के दौरान रायबरेली रोड पर भीषण जाम लगा रहा। इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक संचालन का काम शुरू किया, जाम खुलवाकर। चाचा का आरोप, पुलिस ने दी धमकी, किसी से बताया तो भुगतोगे। रौनक के चाचा संजय का आरोप है कि जीप में नगराम थाने के एसआई और कुछ अन्य पुलिसकर्मी थे। उन्होंने अस्पताल में धमकी दी थी और कहा था किसी से यह बात बताई तो पुलिस, यह बात ना बताएं कि पुलिस जीप से एक्सीडेंट हुआ है। अगर किसी से यह बात बताई तो ठीक नहीं होगा, झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देंगे। परिवार में इकलौता बेटा था रौनक, सदमे में है पूरा परिवार। संजय ने बताया कि उनके 3 भाइयों के बीच रौनक इकलौता बेटा था, इसलिए सबका तारा था। अजय बड़े भाई और विजय छोटे, इसके अलावा 2 बेटियां पकल और अंजिता। रौनक 12वीं कक्षा का छात्र था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था। इकलौता होने के नाते वह सबका दुलारा था। परिवार में माँ शोभा और अन्य लोग भी हैं। संजय ने बताया कि रौनक का उपनयन संस्कार 6 मई को होना था। 6 मई को उसका जन्मदिन भी होता है। बड़ी धूमधाम से उपनयन संस्कार करने की तैयारियां चल रही थी। कार्ड भी छप गए थे, वह बांटे जाने थे। सारी खुशियां मातम में बदल गईं। पूरे परिवार को रौनक से बहुत उम्मीदें थी। अब रौनक न रहने पर घर की रौनक ही चली गई। रौनक की मौत से सभी सदमे में हैं। रिपोर्ट आरती सचदेवा। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। हनुमान, शिव और शनिदेव का मंदिर से मूर्तियां हटाने का नोटिस जारी किया गया है। कानपुर नगर निगम ने 3 मंदिरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। भक्त बोले मंदिर तो यहीं रहेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद मंदिर पर हुई अतिक्रमण कार्रवाई के बाद कानपुर में भी एक ऐसा ही मामला गरमा गया है। कानपुर के कंपनी बाग रोड के हनुमान मंदिर पर नगर निगम का नोटिस चस्पा हुआ है। 3 दिन की मोहलत में राम भक्त हनुमान की मूर्ति को कहीं और स्थापित करने के लिए कहा गया है। पास के शिव मंदिर और शनि मंदिर पर भी नोटिस चस्पा हुए हैं। अब हिंदूवादी संगठन नगर निगम के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि इस तरह नोटिस चस्पा करना गलत है। आयकर आयुक्त यूपी और उत्तराखंड द्वारा की गई शिकायत का हवाला देते हुए नगर निगम ने नोटिस चस्पा की। सिविल लाइन इनकम टैक्स कॉलोनी के बाहर अवैध अतिक्रमण करके मंदिर का निर्माण कराया गया है। शिकायत पर जोनल अधिकारी 4 पूजा त्रिपाठी ने 3 मंदिरों को हटाने का नोटिस जारी किया और विरोध में आए लोग। संकट मोचन हनुमान मंदिर के पुजारी अर्जुन पंडित ने बताया कि 25 सालों से मंदिर बना हुआ है, कभी कोई विवाद नहीं हुआ। वहीं भक्त हर्षित निगम ने बताया कि इस सरकार में भी मंदिर तोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसी सरकार का क्या फायदा है? ना तो आयकर विभाग की जमीन है और ना ही मंदिर की वजह से उनका कार्य बाधित होता है। मंदिर नहीं हटने दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि आखिर मंदिर को कैसे तोड़ा जा सकता है? मंदिर यहीं रहेगा। मंदिर फुटपाथ पर बना हुआ है। वहीं विरोध में लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मंदिर के नाम पर अतिक्रमण मामले में जोनल अधिकारी पूजा त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर की आड़ में अवैध निर्माण लगातार किया जा रहा है। एक कमरा बनाकर
कई लोग उसमें रहते हैं। कुछ अराजक तत्व भी आयकर कॉलोनी में हंगामा करते हैं। इसकी शिकायत नगर आयुक्त से मिलकर आयकर विभाग कमिश्नर ने की थी। अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। एक बड़ी खबर आ रही है जनपद उन्नाव से, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। जिला अस्पताल में एक मरीज के हाथ पैर बांधकर इलाज करने का वीडियो वायरल। जाने क्या है पूरी वजह। घायल व्यक्ति के हाथ पांव रस्सी से बंधे होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मरीज अपने आप को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए यह एहतियात बरते गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें एक घायल व्यक्ति के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए नजर आ रहे हैं और वह अस्पताल के बेड पर तड़पता दिख रहा है। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सफाई दी है। अधिकारियों का कहना है कि मरीज गंभीर रूप से घायल है, वह अपने आप को और अधिक चोट न पहुंचा दे और उसका समुचित इलाज हो सके, इसलिए यह एहतियात बरते गए हैं। दरअसल शनिवार को दोपहर लगभग 1 बजे उन्नाव से पूर्वा जाने वाली रोड पर दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 की मौत हो गई थी। घायलों में एक ज्ञात और एक अज्ञात था। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति के इलाज के दौरान चिकित्सकों ने हाथ पांव बांध दिए। घायल के हाथ पांव बंधे हुए और उसको तड़पता हुआ वीडियो किसी ने बना लिया। वहीं वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। अब मामले में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर पवन कुमार ने सफाई दी है। पवन कुमार ने बताया कि मरीज को सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण मरीज चिड़चिड़ा रहा था। बार बार इरिटेट होने के कारण वह कई बार मेडिकल स्टोर स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की भी कर चुका है। वहीं उसने नर्स को धक्का देकर गिरा दिया और वार्ड बॉय के साथ भी झड़प कर दी। एहतियातन घायल के हाथ पांव बांध दिए गए थे ताकि उसे बेहतर और समुचित उपचार किया जा सके और उसकी स्थिति कुछ स्थिर हो। वहीं उन्होंने बताया कि हाथ पांव बांधने से पहले भी मरीज को कई तरह की दवाएं और इंजेक्शन लगाए गए थे ताकि उसकी हालत में सुधार हो सके, स्थिर हो सके, लेकिन हालत में सुधार ना होने और मेडिकल टीम के साथ झड़प और मरीज अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसे बांध दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। ब्लाउज और साड़ी की किनारी से बांधा था पति का हाथ और पैर। हथगवा थाना क्षेत्र के बेती सिटकहिया गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति के हाथ पैर बांधने के बाद उसने प्रेमी के साथ मिलकर साड़ी से पति का गला कस दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हथगवा थाना क्षेत्र के बेती सिटकहिया निवासी रामराज पटेल की हत्या पत्नी व उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। पुलिस ने इस घटना में युवक के अंतिम संस्कार के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। परिजनों ने रामराज की पत्नी पिंकी के मोबाइल में मिले सबूतों को पुलिस को सौंपा था। इसके बाद जिलाधिकारी से अनुमति लेकर कब्र खुदवाने के बाद शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुक्रवार को पुलिस ने रामराज की पत्नी पिंकी और उसके प्रेमी सोनू पटेल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों साथ भागने वाले थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान पिंकी ने बताया कि रामराज और उसके प्रेमी सोनू के बीच आ रहा था।
उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने सोनू को भोर में घर बुलाया और इसके बाद पति रामराज का हाथ पैर बांध दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर साड़ी से गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह अधिक शराब पीने से मौत की जानकारी होने की बात कहते हुए शव दफना दिया गया। बाद में परिजनों को पिंकी के हाव भाव से कुछ शंका हुई, जिस पर घर के लोगों ने उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में सोनू के साथ उसके आपत्तिजनक फोटो मिले। इस पर घर वालों ने उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने पिंकी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त साड़ी समेत अन्य कपड़े बरामद कर लिए। लिखा पढ़ी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।